हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो हम 9वीं की साइंस पढ़ रहे थे। हमारा लेसन चल रहा था तीसरा। तीसरे लेसन का हमने एक वीडियो दिया था आपको। आज दूसरा वीडियो हम आपको दे रहे हैं, जिसमें हम आज शुरुआत करेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो परमाणु के बारे में तो हिस्ट्री देखेंगे, इतिहास में तो बहुत सारी बातें हैं, पर जो वैज्ञानिक थे, जो कुछ समझाना चाहे परमाणु के बारे में, वो थे डाल्टन। डाल्टन ने परमाणु के विषय में जो कुछ भी बताया, चलिए आइए हम आज देख लेते हैं। इसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आप हेडिंग डाल लेंगे। अब इसमें क्या लिखना है बताते हैं। हालांकि ये तो बातें ऐसे ही हैं। अब जैसे देखो लिखा है, इस सिद्धांत के अनुसार निम्न बातें। इस सिद्धांत की निम्न बातें ऐसे लिख लेना, आप इसको ना लिखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो ऐसे ही दिया हुआ है ना। रासायनिक संयोग के नियम पर आधारित डाल्टन के परमाणु का सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का नियम तथा स्थितिमान के नियम को सिद्ध करता है। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बिंदु हैं ये, बिंदु काम की हैं ज़्यादा। इन्हीं को देखते हैं। पहला, सभी द्रव्य पर जो है परमाणु से निर्मित होता है। मतलब जितना भी द्रव्य है, द्रव्य मतलब कोई भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ जो है वो किससे मिलकर बना है? परमाणु से बना है, परमाणु द्वारा निर्मित हुआ है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है इनका? परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। परमाणु जो है अविभाज्य सूक्ष्मतम, ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्मतम मतलब छोटे छोटे कण हैं जो अविभाज्य हैं। अविभाज्य मतलब उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, उनसे छोटा कोई चीज़, मतलब उनसे छोटा और नहीं हो सकता। इनका कहने का मतलब ये है, जो रासायनिक अपक्रिया में ना तो उत्पन्न होता है और ना ही उसका विनाश होता है। मतलब ये कहने का मतलब यह है, यह अंश जो यह पॉइंट है, यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है ना। तो मतलब जो अवक्रिया में ना तो वो उत्पन्न होता है और ना ही अपक्रिया में वो खत्म होता है कोई भी परमाणु। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये। चलो, अगला बिंदु क्या है इनका? अगला जो पॉइंट है, कह रहे हैं दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान उस रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अगर कोई तत्व दिया गया है, उसमें जितने भी परमाणु होंगे, उनके द्रव्यमान और उनके रासायनिक गुण जो भी होंगे, सब क्या होंगे? समान होंगे। मान लो सोना दिया है हमने तत्व, सोना कितना बड़ा टुकड़ा है। ठीक है, इसमें जो सोने के परमाणु होंगे, तत्व कोई भी तत्व परमाणु से बना होगा, जो परमाणु होंगे उन सबके, जो परमाणु होंगे एक जैसे ही होंगे। जो परमाणु होंगे उनके द्रव्यमान जो होंगे वो भी एक जैसे होंगे, उनके जो गुण होंगे वो भी एक जैसे होंगे। कहने का मतलब इनका ये है। अगला पॉइंट देख लेते बेटा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अगर कोई भिन्न भिन्न तत्व हैं, जैसे एक तरफ सोना ले लिया, एक तरफ चांदी ले लिया, चांदी दूसरे कलर से ले ले, चलो ले लेते हैं। चांदी की ये कलर है मान लो, चांदी ये है, अच्छा चांदी ये वाली, ठीक। तो अब क्या कहता है, इनके जो परमाणु होंगे, इसके परमाणु और इसके परमाणु क्या होंगे? उनके गुण भी भिन्न भिन्न होंगे, उनके द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, मतलब एक ही कोई तत्व है तो उसके परमाणु जो होंगे एक जैसे होंगे, अलग अलग तत्व है तो उनके परमाणु भी अलग अलग होंगे। कहने का मतलब कुल मिला के ये। ठीक, चलो, यह नियम किसको सिद्ध करता है? यह बात किसको? स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करती है। नहीं, हमने दूसरा अभी ऊपर वाला पढ़ा था ना। चलो, अगला क्या कह रहा है? अगर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करते हैं। संयोग कर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। जितने ही परमाणु होंगे छोटी से छोटी पूर्ण संख्या से अनुपात में सिद्ध कर, जैसे हाइड्रोजन होता है, H2O होता है, ये एक अनुपात में होता है, ये 16 अनुपात होता है। अब 16 सबसे छोटी छोटी ऑक्सीजन के लिए 16, एक इससे 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 छोटा अनुपात इसमें नहीं बन सकता आप, है ना। पूर्ण संख्या में इससे छोटा अनुपात नहीं हो सकता। तो ये बात भी इनकी सही है। तो ये बात भी इनकी किसको नियम? स्थिर अनुपात का नियम हमने पढ़ा था पहले वीडियो में। ठीक है, यही था ना। उनके बीच जो तत्वों के बीच जो अनुपात होता है वो हमें क्या होता है? एक सरल अनुपात होता है, स्थिर होता है। ठीक है, एस्टो के बीच जो 1:8 हमेशा निश्चित होता है, फिक्स होता है। अगला क्या है? किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एक प्रकार निश्चित होती है।
कोई भी यौगिक हो उसके परमाणु के सापेक्ष संख्या क्या होगी, एक प्रकार निश्चित होती है। मतलब H2O में जैसे हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 ही होंगे, वो ऑक्सीजन 1 होता है, एक परमाणु होता है तो 1 ही होगा है। ठीक है, समझ गए, यही चीज़ बता रहा है। चलो अब इतने पॉइंट हो गए। अब हेडिंग डालेंगे परमाणु। क्या डालेंगे बेटा जी, परमाणु। क्या डालेंगे बेटा जी, परमाणु। चलो आज जितना हो सके वो पढ़ेंगे हम। हेडिंग डालो परमाणु। और ये सब बहुत मस्त पढ़ाया जा रहा है, समझ लीजिए आप। ठीक है, एकदम मस्त पढ़ाया जा रहा है। जल्दी से आपको जो समझाया जा रहा है बहुत काम का है, सब बढ़िया काम का है, कोई दिक्कत नहीं, आप सब जाने इसको, पूरा काम का है। परमाणु। अब हेडिंग क्या डालेंगे, परमाणु। परमाणु की इंग्लिश क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, ATMO। ATMO, एटम बोलते हैं। ठीक है, चलो आधुनिक परमाणु सिद्धांत जो क्या कहता है, परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुण को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है, मतलब भाग लेता है। परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है जो अपना गुण बदले, है ना, बिना अपने रासायनिक गुण बदले किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। आगे क्या बोलता है, ये आधुनिक सिद्धांत के अनुसार है, डाल्टन वाले के सिद्धांत के अनुसार तो कुछ और था ना। ठीक है, डाल्टन के अनुसार नहीं है, ये आधुनिक सिद्धांत के अनुसार है। डाल्टन वाला कुछ गड़बड़ था, वो ठीक है, तब आधुनिक सिद्धांत आया है। लेकिन परमाणु के बारे में अच्छे कुछ सटीक जानकारी शुरुआत तो डाल्टन ने की थी ना। ठीक है, आगे, परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग हैं जिन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी देखा नहीं जा सकता। के नहीं होगा यहाँ पे, अच्छा, से भी नहीं देखा। परमाणु इतना सूक्ष्म है कि इन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी देखना चाहे तो नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है, समझे। अब सबसे सूक्ष्म हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती, इतनी 0.37 × 10⁻⁻10 मीटर। नैनोमीटर में कहे तो 0.037 नैनोमीटर होती है, समझे। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक, ये सबसे छोटा परमाणु कौन सा होता है, हाइड्रोजन परमाणु, याद रखना ये भी बात। चलो अब थोड़ा IUPAC के बारे में जान लेते बेटा जी। IUPAC ये 10वीं में भी मिलेगा, 11वीं में भी मिलेगा, 12वीं में भी मिलेगा। इसकी फुल फॉर्म पहले जान लो। I मतलब इंटरनेशनल, U मतलब यूनियन, ठीक है, P मतलब प्योर, A मतलब अप्लाइड, C मतलब केमिस्ट्री। अब पूरा फुल फॉर्म क्या बन जाता है इसका, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, समझिए। ठीक है, द्वारा स्वीकृत तत्वों के चिन्ह, इसी के द्वारा इन तत्वों के चिन्ह स्वीकृत किए गए, मतलब इन्हें मान्यता दी गई कि इन तत्वों के तत्व चिन्ह जो होंगे, जैसे एल्युमिनियम तत्व है, इसका चिन्ह AL होगा, ये पूरे वर्ल्ड में चलेगा। मतलब ये एक इंटरनेशनल संस्था है, इसने ये चीज़ डिसाइड की है कि भाई हम जो चीज़ बता रहे हैं ये चीज़ लागू कर रहे हैं ना। कापर है जैसे, तो कापर चिन्ह हमेशा हर जगह यही रहेगा। अब ये नहीं कि कोई अफ्रीका कुछ और बना ले, हाँ, जापान कुछ और बना ले। अब इसने जो बता दिया है हर जगह क्या रहेगा, CU, कापर का चिन्ह CU ही होगा, एल्युमिनियम का AL ही होगा, आर्गन का AR ही होगा। ठीक है, ये फिक्स होगा। ठीक है, तो ये संस्था ये काम करती है, इनके नाम भी यही रखती है तत्वों के। ठीक है, और जो रासायनिक यौगिक होते हैं, बहुत सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनके भी नाम सब यही डिसाइड करती है, IUPAC ही डिसाइड करती है, समझे बेटा। तो आप ये वाले सब नाम इनके लिख लेंगे, इनके नाम आप लिख लेंगे, थोड़े छोड़ भी देंगे, लेकिन है तो वैसे सभी काम के, वैसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लेंगे नाम इनके। ठीक है, समझ आ गई बात, सबके नाम लिख ले गए। अभी हिंदी 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 में लिख लेना, चाहे इंग्लिश में लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पढ़ लेना, चाहे हिंदी में लिख लेना। जैसे एल्युमिनियम चाहे हिंदी में लिख लो, आर्गन है आर्गन हिंदी में लिख लो, चाहे बेरियम हिंदी में लिख लो, कैल्शियम है तो कैल्शियम चाहे हिंदी में लिख लो, क्लोरीन चाहे हिंदी में लिख लो, कोबाल्ट चाहे हिंदी में लिख लो। अब आपकी बुक में हो सकता है, अगर आपकी छोटी वाली बुक में 7वीं 8वीं में तत्वों के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दिए होंगे 1 से 30 तक, बेटा कहीं
फेयर में ही लिख लो, इसी के नीचे चाहे लिख लो, IPSC के नीचे यही जो पढ़े हो ना, अगर वो हों आपके पास तो वही लिख लो, आप इनको ना लिखो। 1 से 30 तक तत्वों के परमाणु क्रमांक और उनके चिन्ह और उनके परमाणु भार अगर आपकी बुक में हो तो प्लीज़ आप उन्हें लिख लो, ठीक है। इनको ना लिखो फिर आप, अगर नहीं तो इनको लिख लो आप, ठीक है। और अगर बात तक मिल जाए तो आप कहीं भी लिख लेना, उनको रट लेना, वो याद करने लायक है बेटा, काम के हैं वो सब, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है, किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, समझे। 1961 वर्ष में IUPAC ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई U को परमाणु के द्रव्यमान का मापक माना। अब जैसे 18U लिख दे तो मतलब किसी तत्व का 18U क्या है, U क्या है, द्रव्यमान है, समझे। द्रव्यमान को IUPAC ने बोला कि U से लिखा जाएगा, ठीक। चलो अब परमाणु द्रव्यमान की इकाई कैसे डिसाइड होती है वो यहाँ पे पता चलेगा। चलिए देख लेते हैं इसको भी। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान, इकाई का जो द्रव्यमान है, एक कार्बन C12, एक कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होता है। उदाहरण द्वारा समझ आ जाएगा बेटा। देखो जैसे एक यूनिट हम पूछे क्या होगा कार्बन का, जो कार्बन का द्रव्यमान होगा कार्बन C12 का समस्थानिक जो होगा उसका 1/12वां भाग होगा, 1 क्या होगा, 12वां भाग होगा। जो एक यूनिट का मान होगा, एक म्यू का मान होगा, वो कार्बन 12 के 1/12वां के भाग का होगा। अच्छा, कार्बन का द्रव्यमान जो होता है, ठीक, समझ गया कि नहीं। और इसका मान ये इतना आप लोग रट लेना, ठीक है बेटा जी। का जो एक 12 समस्थानिक का द्रव्यमान होगा वो इतना होता है एक कार्बन के लिए, ठीक, समझ गए। और उदाहरण देखते हैं, आपको क्लियर नहीं होगा तो आगे हो जाएगा। चलो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु के बाहर क्या परमाणु, हाइड्रोजन प्रतीक H होता है का, नाइट्रोजन का N होता है। एक तरफ नाइट्रोजन एक तरफ हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का द्रव्यमान जैसे 1U लिखेंगे, 1U, नाइट्रोजन द्रव्यमान क्या लिखेंगे, 1U, ठीक। अब नाइट्रोजन का, जैसे नाइट्रोजन का द्रव्यमान लिखेंगे तो 14U लिखेंगे। अब 14U कैसे लिख दिए, 1U कैसे लिख दिए, तो देखो मेरी बात सुनो। जो नाइट्रोजन का होता है उसका द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या 14 होती है, ठीक है। क्या होती है बेटा, 14 होती है, ठीक है। अब ये 14 कहाँ से आया सर, तो बेटा ये एक्सपेरिमेंट द्वारा पता चलता है। वो तो एक थ्योरिकल चीज़ है, यहाँ पे जो दे दिए ना, यहाँ पे जो परिभाषा लिखी है आपकी, एक थ्योरिकल चीज़ है। क्या है, एक थ्योरिकल चीज़ है, एक थ्योरी है, ठीक है। जो प्रैक्टिकली हम बताएं द्रव्यमान क्या होता है, जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को लिखते हैं हम जेड से। इसमें ये प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये होता है किसी परमाणु का द्रव्यमान। उसमें कितने प्रोटॉन हैं कितने न्यूट्रॉन हैं उनका योग ही क्या होता है, परमाणु का द्रव्यमान होता है, समझे बेटा जी। नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, 7, और इसका 14 होता है। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, इसका द्रव्यमान 1 ही होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है, 14 होता है, ठीक। इसी तरह बहुत सारे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दिए हैं। हम परमाणु द्रव्यमान रटने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ये ज़्यादातर काम करती है। जब कोई परमाणु का, इसका जैसे परमाणु क्रमांक होता है 1, इसका कार्बन का कितना होता है 6, नाइट्रोजन कितना होता है 7, ऑक्सीजन का 8, ठीक है, सोडियम का जैसे होता है 11। अब इसमें देखो क्या, ये सम संख्या की विषम संख्या, एक का एक ही होता है, ये रट लेना। ये सम संख्या की विषम, सम संख्या है ना, 6 कार्बन का, तो इसमें 2 से गुणा कर दो, जितना है उसका द्रव्यमान हो गया। ये सम संख्या की विषम संख्या है बेटा, 7 सम संख्या की विषम संख्या है, बताओ। अब विषम संख्या है तो इसमें क्या करोगे, 2 से गुणा कर दो, 14 आ गए। ज़्यादातर तो लगभग दुगना ही होता है,
नहीं तो जिसमें दुगुना नहीं होगा तो कुछ में क्या होगा 7, जैसे विषम संख्या में ज़्यादातर तो दुगुना करके प्लस 1 कर दिया जाता है, तो 15 होता है, 14 पॉइंट समथिंग, पर 14 ले लेते हैं इसका। अच्छा, ऑक्सीजन जैसे सम संख्या तो दुगुना कर दो बस 16 आ गया। अब सोडियम जैसे विषम संख्या है, सोडियम जैसे सोडियम होता है 11 पे, सोडियम किस पे होता है 11 पे, 11 विषम संख्या, इसमें 2 से गुणा करो 22 आएगा, 22 में 1 जोड़ो तो आ जाएगा 23। समझ गए, तो इसलिए सोडियम को होता है 23, ऐसे याद कर सकते हैं। मैग्नीशियम सम संख्या है 12 होता है, 12 परमाणु क्रमांक 12, आपको रटना पड़ेगा ये चीज़, परमाणु क्रमांक आपको रटने पड़ेंगे। इसका द्रव्यमान कितना होता है 24, ठीक है। सल्फर का कितना होता है, मतलब यहाँ पे ये जो संख्याएं आ रही हैं ना, वो जो नियम बोलता है, वो जो यहाँ पे संख्याएं आ रही हैं बेटा, वो 1/12 भाग होगा, जिसका भी द्रव्यमान होगा वो कार्बन C12 का जो होगा, कार्बन 12 समस्थानिक का जो होगा 1/12 भाग होगा उसका द्रव्यमान, ठीक है, समझे, 1/12 आएगा उसका 12वां हिस्सा। जैसे C12 का समस्थानिक इसका 12 होता है, तो इसका द्रव्यमान जो होगा 1/12 हिस्सा होता है, ठीक है, जैसे कार्बन का, ठीक। इसी तरह डिसाइड की जाए, ये थियोरिकल चीज़ हमने बताया था। प्रैक्टिकली क्या होता है, ऐसे जनरली ये होता क्या है, द्रव्यमान, जो द्रव्यमान होता है परमाणु की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, यही चीज़ आपके पूछी जाती है। और थियोरिकली आप ये याद रखना, जो द्रव्यमान ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाता है, तो कार्बन समस्थानिक 1/12 हिस्सा, जो कार्बन समस्थानिक होता है उसका 1/12 हिस्सा द्रव्यमान होता है, ये 1 यू के बराबर होता है, समझे। अब जैसे सल्फर है, सल्फर कितना है, अब सल्फर का जैसे 32 है, 32 यू, 1 यू इतने के बराबर होता है, तो 32 यू कितने के बराबर हो, 32 से गुणा कर देंगे, है ना बेटा, समझ आ गई। तो यहाँ पे उसका मान निकल आएगा 32 यू का, ठीक, समझ गए, ये चीज़ है यहाँ पे, सिर्फ याद रखना आप ये चीज़, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आगे देखें फिर। जब जैसे वहाँ पे हम बोले हैं, अगर आपको तत्व मिल जाते हैं, 1 से 30 तक के तत्व के परमाणु क्रमांक, उनके प्रतीक मतलब चिन्ह, और उनके द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान को ही परमाणु भार बोलते हैं, तो आपको ये चीज़ लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है, वही लिख लेना आप 1 से 30 तक, बस उसमें सब कुछ आ जाएगा, ठीक। चलो नहीं मिलता तो फिर लिख लेंगे आप ये चीज़, ठीक बेटा जी। चलो फिर इसके आगे कल पढ़ेंगे ना, इसके आगे हम अगले दिन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर परमाणु लिख लेना आप ऐसे, इतना आप लिख लेना, अच्छा इतना आप लिख ही लेना, हम समझा देते हैं। ज़्यादातर तत्वों के परमाणु अत्यधिक अपक्रियाशील होने के कारण कभी भी मुक्तावस्था में नहीं पाए जाते। कार्बन वैसे भी जनरली मुक्तावस्था में, फ्री स्टेट में नहीं मिलते, केवल निष्क्रिय गैसों के जो परमाणु होते हैं वही मुक्तावस्था में पाए जाते। निष्क्रिय गैसें ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये इनके नाम है, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक। अब निष्क्रिय गैसों के जो परमाणु होते हैं वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, बाकी सब मुक्त अवस्था में नहीं, स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त अवस्था में जो कहो नहीं पाए जाते। निष्क्रिय गैसों के परमाणु को छोड़ अन्य ज़्यादातर तत्वों के परमाणु या तो अणुओं का निर्माण करते हैं या फिर आयन के रूप में पाए जाते हैं। समझ गए आप, ये चीज़ें आप लिख लेना, जानने के लिए ज़रूरी है, ठीक है बेटा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द, तो ठीक है, आप लोग इतना लिख लेंगे, पढ़ेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, समझ में ना आया हो तो वीडियो दोबारा देख लेंगे, ठीक है। आप और हो सके तो आप हमारी वीडियोज को शेयर करेंगे, और आपके आस और कोई हो तो आपकी जान पहचान में जो पढ़ना चाहता हो वो भी हमारे चैनल से, हमारे वीडियो से पढ़ सकता है, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।